नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र राजभर। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सीखे सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं कुछ ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज, जहां पर हम सीखते हैं कि ऑप्शंस के डेटा पॉइंट्स को किस तरीके से रीड किया जा सकता है और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं उनको किस तरीके से बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लाया हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि जब हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ठीक है, या फिर जब हम ट्रेड लेते हैं, जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल ट्रेड हो, तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए। यहाँ पर मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इंट्राडे करते हैं, जब हम पोजीशन करते हैं, तो अक्सर हमारे सामने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आती है, स्प्रेड आती है, हेजिंग आती है। ठीक है, तो लोगों का यहाँ पर सवाल आता है कि हमें नेकेड ऑप्शन इसमें जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, हमें उसमें हमें हेजिंग के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और पोजीशन में जाते हैं तो किस तरीके का हेज बनाना चाहिए, ये भी हमसे पूछते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलो आज ये डिस्कस करते हैं कि अगर पोजीशन में जाते हैं तो किस तरीके से हेज आप कर सकते हो, और अगर आप इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो किस तरीके से आप बिना हेजिंग के भी जा सकते हो, या फिर अगर हेज करना चाहो तो भी कैसे जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो यहाँ पर जस्ट अ मिनट, यहाँ पर अपना मैंने स्क्रीन आपको शेयर किया है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो मीनवाइल हम इसमें बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी हम सॉरी या तो देखिए जब भी मैं इंट्राडे के बारे में बात करता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ इंट्राडे, और इंट्राडे के साथ हम करते हैं स्कैल्पिंग। ठीक है, और आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ पोजिशनल एज वेल एज इसके साथ स्विंग ट्रेडिंग में करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल इंट्राडे और स्कैल्पिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इंट्राडे में जब भी मैं ट्रेड लेने जाता हूँ, ठीक है, हम ट्रेड लेने जाते हैं इंट्राडे में, देखिए अक्सर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से 3 या फिर मान लीजिए इससे भी ज़्यादा जो स्टॉक है हम उसको एनालाइज करते हैं, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी जो है उसमें हम उसको एनालिसिस करके यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं। तो इसमें हम अपना रेशो पकड़ते हैं 1:2, 1:3, जो भी हमारा स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक यहाँ पर हम रेशो पकड़ते हैं। ठीक है, और वहीं साथ में आप देखोगे यहाँ पर स्कैल्पिंग होती है। ठीक है, स्कैल्पिंग में क्या होता है, हम स्मॉल मूव्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर एक बात नोटिस करिए कि इंट्राडे में अक्सर हम क्या करते हैं, हम स्मॉल मूव्स पकड़ने की कोशिश करते हैं, राइट। स्कैल्पिंग और स्कैल्पिंग में छोटा छोटा मूव आता है। इंट्राडे में आप देखोगे जो डे में एक पर्टिकुलर मूव आता है, कभी कभी 2-3 मूव हमें मिल जाता है, तो हम उसको कैसे पकड़ सकते हैं ये हम इंट्राडे में देखते हैं। ठीक है, और उसी के मुताबिक हम वहां पर ट्रेड लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारे सिस्टम में आया हुआ है, इसके मुताबिक इसमें जो भी कंडीशन बनी है हमें वहां पर ट्रेड लेना चाहिए। अब लोगों का सवाल यहाँ पर रहता है कि क्या उनको नेकेड ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या फिर हेजिंग से जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप नेकेड ऑप्शन बाय करते हो, जाहिर सी बात है रिस्क आपका थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आपका रिस्क कितना होगा, जितना आपने कैपिटल लगाया है उतना ही आपका रिस्क हो सकता है अगर उस दिन वो ऑप्शन का प्रीमियम 0 हो जाता है। तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा रिस्क तो होता नहीं एक दिन में। ठीक है, अनलेस कहीं पर मार्केट में बहुत ज्यादा अगर वॉलेटिलिटी आती है तो तभी जाके हमें वो ऑप्शन का जो वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है, जो कि हमेशा नहीं होता है, वंस इन अ ब्लू मून उस तरीके का कंडीशन बनता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए हम स्टॉप लॉस लगा के जाते हैं। अभी ऑप्शन में हमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, जाहिर सी बात है जो भी मैं स्टॉक को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, उसका लेटेस्ट स्विंग है उसके हिसाब से मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। अदरवाइज अगर मुझे हेजिंग के लिए जाना पड़ता है तो मैं यहाँ पर स्प्रेड बना के जाता हूँ। ठीक है, अभी स्प्रेड से ये चीज तो रहेगी कि मैं सेफ रहूंगा। ठीक है, लेकिन जहां पर मैं सेफ रहता हूँ मेरा लॉस कम हो जाता है, तो प्रॉफिट भी उसके मुकाबले कम हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को कैसे हम बदलें, तो यहाँ पर देखिए जब आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या उससे ज्यादा होता है, तभी अगर आप स्प्रेड बना के जाते हो, हेजिंग करके जाते हो, तभी आप फायदेमंद रह सकते हो। छोटा छोटा मूव में अगर आप जाना चाहोगे तो उसमें हेजिंग बना के कोई मतलब नहीं, राइट। अगर उसमें आप बनाते हो भी तो बहुत कम आपका मतलब उसमें प्रॉफिट होता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप मंथ में ज्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मैं जो जैसे 20 दिन की ट्रेडिंग होती है, मैं 10 दिन में मेरे जो प्रॉफिट मुझे आना चाहिए मैं उतना बुक कर लूँ, तो जाहिर सी बात है नेकेड ऑप्शन आप उसमें ले सकते हो। ठीक है, लेकिन रिस्क बहुत छोटा लीजिए। ठीक है, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें स्टॉप लॉस आपका काफी कम हो, ताकि लॉस भी आपको वहां पर ज्यादा ना हो, और जिसकी जो स्ट्रैटेजी है उसका भी स्ट्राइक रेशियो 70% के ऊपर होनी चाहिए। अदरवाइज अगर वो 60 है, भले उसका वन स्ट्राइक रेशियो 1:2, 1:3 है, तभी आप देखोगे अगर लगातार 2-3 दिन लॉस हो जाता है तो मोरल डाउन हो जाता है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। दूसरा यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो हम स्कैल्पिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है स्कैल्पिंग में छोटे छोटे मूव पकड़ते हैं, तो इसमें कहीं पर भी स्प्रेड बनाने का सवाल तो उठता ही नहीं है, कहीं पर भी स्प्रेड बन ही नहीं सकता है।
बिकॉज बहुत छोटा मूव पकड़ रहे हो, वो स्कैल्पिंग के लिए आप देखोगे नेकेड ऑप्शन बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आप देखोगे जो भी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर क्या देखते हैं, एक प्राइस मूवमेंट देखते हैं। ठीक है, प्राइस मूवमेंट देखते हैं, प्लस उसके साथ टाइम कितना है वो देखते हैं। स्ट्रैटेजी जब भी बनाई जाती है, जैसे ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हो या फिर आप नेकेड ऑप्शन लेने जा रहे हो, तो यहाँ पर मुझे ये दोनों चीज देखनी पड़ती है कि कितने टाइम में इसका मूवमेंट अच्छा होता है। अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक आप देखोगे, वो डे वाइज अगर देखोगे तो उसका जो मूवमेंट है वो महीने भर में अच्छा मूव देता है, 10 दिन में बड़ा मूव दे देता है, तो हम उसे पोजिशनल इसी में जा सकते हैं कि पोजिशनल में जाइए, नहीं तो स्विंग में जाइए, क्योंकि वो स्टॉक उसी के लायक है। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है कि वो स्टॉक किस तरीके से मूव करता है, तो जाहिर सी बात है मैं उसमें इंट्राडे या स्कैल्पिंग के लिए जा सकता हूँ। ठीक है, अभी जब मैं इंट्राडे और मैं स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इनमें कौन से स्टॉक्स आते हैं जो ज़्यादा हाईली वोलेटाइल रहते हैं, उसकी बात हो रही है। प्लस आप देखोगे ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कि इसमें इंडेक्स ऑप्शंस में ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे बैंक निफ्टी है और यहाँ पर निफ्टी आता है। ठीक है, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारे यहाँ पर इंडेक्स हैं। इन सारे इंडेक्स में आप देखोगे डे के हिसाब से इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आती है, जो कि इसके लिए काफ़ी कामगार होती है कि मैं इसमें नॉर्मल इंट्राडे ट्रेड कर सकूं, प्लस अगर मुझे स्कैल्पिंग करना हो तो मैं इसमें कर सकता हूं बिकॉज ऑफ हाई लिक्विडिटी। ठीक है, अभी कोई पर्टिकुलर स्टॉक मैं पिकअप कर रहा हूं जिसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे उसमें लिक्विडिटी भी चेक करनी पड़ती है कि उसमें जो एटीएम या फिर मैं थोड़ा सा अगर ओटीएम में भी जाना चाहूँगा तो वो ऑप्शन वहाँ पर मैं बाय करूँगा तो उसमें लिक्विडिटी है या नहीं। ठीक है, अभी लिक्विडिटी चेक करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बिकॉज कई बार लिक्विडिटी का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब ये कि अगर कोई भी स्टॉक इलिक्विड है, मतलब उसका ऑप्शन एक इलिक्विड है, तो मान लीजिए अगर आप उसमें स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हो या फिर अगर आप नेकेड ऑप्शन भी बाय करते हो, तो एग्जिट करते समय काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हो सकता है वो आपको एग्जिट करने ना दे, कोई सेलर ही ना अवेलेबल हो। और जहाँ पर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो उसमें तो और भी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज उसमें ओटीएम का जो स्ट्राइक है उसी से हेज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें आती है। ओके, अभी चलिए यहाँ पर थोड़ा मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग और पोजीशन ट्रेडिंग में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है। अभी मान लीजिए यहाँ पर हम एनालाइज में जाते हैं, चार्ट्स, ऑर्डर एंड ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है उसका मुझे चेक करना है कि दिन भर में कितना उसका मूवमेंट उसमें आता है, अभी जैसे यहाँ पर निफ्टी है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक इंडिकेटर है जो मैं लगा सकता हूँ जो मुझे बताता है कि दिन भर में उसका मूवमेंट कैसा है, जिसको एवरेज ट्रू रेंज हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है इसको 1 आवर कर दीजिए, नहीं तो 1 डे कर दीजिए। 1 आवर करेंगे तो थोड़ा आपको इंट्राडे के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, 1 डे करेंगे तो ऑब्वियसली आपको जो बड़े दिन का आपको उसमें टारगेट रखना चाहते हो वो भी आपको उसमें काम करेगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं यहाँ 1 आवर के इस पे लेके जाता हूँ तो मुझे ये एटीआर मुझे क्या बता रहा है, 60, 70, 50 इस तरीके का मूवमेंट उसमें आ जा रहा है, 90, कभी कभी 100। उसके पहले आप देखोगे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी तो कहीं कहीं पर 90 ऐसा है, तो ऑन एन एवरेज 50-60 पॉइंट्स का मूव उसमें हो रहा है। तो मेरे लिए ये इंट्राडे के हिसाब से प्लस स्कैल्पिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा काम करेगा। अगर यहीं पर मैं मारुति को मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, ठीक है, मारुति में हम उसमें चेक करेंगे कि मारुति में किस तरीके से मूवमेंट है। ठीक है, और प्लस इसके साथ ही कोई और बड़े स्टॉक भी पिकअप करेंगे तो वो भी हमें दिख जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि मारुति में भी इंट्राडे के तौर पे 70-80 पॉइंट इस तरीके का मूव कर रहा है ये 12-13 हज़ार रुपये का स्क्रिप्ट। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो एटीआर मुझे क्या बता रहा ऑन एन एवरेज, देखिए 100, 110, 90। ठीक है, आगे मैं देख रहा हूँ 70, ये भी इसके आसपास आ रहा है, मतलब निफ्टी ऑलमोस्ट डबल है, ये उसका आधा है। तो लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आपको जो मोमेंटम है वो उतने का पॉइंट दे रहा है, तो ये इंट्राडे के लिए भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। ठीक है, अभी रही बात ये इंट्राडे की मैंने बात कर ली, अभी आते हैं कि पोजिशनल के हिसाब से कैसा देखा जाए। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, देखिए 1 आवर के हिसाब से मैं इसको देख रहा हूँ। ऑलराइट, आप देखिए 1 आवर के हिसाब से 10,000 से बढ़ के ये 13,000 पे आया हुआ है। अभी इसी को अगर मैं 1 डे के हिसाब से अगर मैं लगाता हूँ, ठीक है, तो 1 डे के हिसाब से मूवमेंट अच्छा है इसका। ठीक है, 1 डे के हिसाब से भी अच्छा है मैं कह सकता हूँ, लेकिन इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा काम करेगा ये। ठीक है, 1 डे के हिसाब से भी अच्छा है। ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं। अगर मैं इसकी जगह दूसरा कोई स्टॉक लेता हूँ जैसे SBI है, ये सब है, तो इनको मैं यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि ये 623 से 800, अब ये डेली में 10-15 उस तरीके का मूव दे रहा है, मतलब 1% के आसपास मूव दे रहा है।
तो ठीक है, उसके हिसाब से भी इसका मूवमेंट अच्छा है। ठीक है, एक दिन भर में ऐसा दे रहा है। और अगर मैं 1 आवर के हिसाब से मैं जाता हूँ तो लेट मी चेक कि 1 आवर में मोमेंटम ऐसा अच्छा है कि नहीं, क्योंकि ये 600-700 का स्क्रिप्ट है, तो 1% का मूव है, तो मैं कहूँगा कि ठीक ठाक है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा है इसको नहीं कह सकते, बिकॉज अगर मैं इसमें ट्रेड लेने जाऊँगा तो हो सकता है मुझे प्रॉफिट कुछ ज़्यादा खास ना हो, बिकॉज इसका मोमेंटम उतना कुछ खास नहीं है। ऑलराइट, अभी जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये 1% से ज़्यादा का मूव दिया है इसने। तो टिपिकली आप उन स्टॉक को पकड़िए जिनमें 1% से ज़्यादा का मूव है, तो वो इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छे काम कर सकते हैं। अगर आप 1 आवर का चार्ट देख रहे हो, 1% से ज़्यादा उसका एटीआर की वैल्यू बता रहा है, तो वो इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छा है। अभी चलिए डिस्कस करते हैं कि जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है उसमें हम क्या करना चाहिए, उसमें हमें क्या करना चाहिए। अभी देखिए, जब हम पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कुछ पर्टिकुलर स्टॉक को मैं पिकअप करता हूँ, उसे 2 से 5 दिन यानी कि 1 वीक के लिए मैं होल्ड करता हूँ, ऐसा भी होता है। ठीक है, कई बार मैं इसको 10-15 डेज के लिए होल्ड करता हूँ, कई बार मैं 1-2 या फिर मान लीजिए इससे ज़्यादा, ठीक है, 3-4 मंथ्स के लिए भी होल्ड करता हूँ। तो दोस्तों, जब आप ये 2 to 5 डेज कर रहे हो तो इसमें भी रिस्क है, लेकिन रिस्क इन सब के मुकाबले काफ़ी कम रिस्क है। ठीक है, काफ़ी कम रिस्क है। तो यहाँ पर हम अगर कोई स्ट्रेटेजी अपनाने जाते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैं स्प्रेड आराम से बना सकता हूँ। ठीक है, अभी इसमें कौन सा स्प्रेड बनाएंगे वो मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल रहता है। ठीक है, कि मुझे कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ तो इसमें और इसमें कौन सा स्प्रेड बनाना चाहिए, ठीक है, ये सवाल रहेगा। और जो बड़े बड़े स्ट्रैटेजी है तो जाहिर सी बात है इसमें 2 लाख से काम नहीं होगा, इसमें आपको 3-4 लाख इसमें ऐड करने ही पड़ते हैं, बिकॉज इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि आप उसको 1-2 महीने 3-4 महीने के लिए आप उसको होल्ड करना चाहते हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से मुझे स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। अभी देखिए, मोस्ट कॉमन जो स्ट्रैटेजी है, जब मैं यहाँ पर मैं ये दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें देखिए एक बुल कॉल स्प्रेड होता है, मान लीजिए अप ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एक बियर पुट स्प्रेड होता है जब मैं डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपको मिल जाता है, बुल कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड, इस तरीके का आपको मिलेगा। ठीक है, अभी ये बुल कॉल स्प्रेड है और यहीं पर आप देखोगे बुल पुट स्प्रेड भी आता है। ठीक है, 2 स्ट्रेटेजी आती है। तो आप ये देखिए कि अगर महीने के स्टार्टिंग में अगर आप ट्रेड लेना चाह रहे हो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये 2 से 5 दिन या 2 से 15 दिन के बीच में अगर आप उसको होल्ड करना चाहते हो, तो महीने के स्टार्टिंग में करना चाहते हो तो बुल कॉल स्प्रेड से जाइए। ठीक है, और जैसे आधा महीना बीत जाता है, ठीक है, मतलब 2 हफ्ते बीत गए, उसके बाद से आप बुल पुट स्प्रेड बनाना चाहिए। ठीक है, बिकॉज जो टाइम डीके का जो कंसेप्ट होता है वो 2 हफ्ते बाद से ज़्यादा काम करना शुरू करता है, वहाँ पर बुल पुट स्प्रेड आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, सिमिलरली ये चीज आप देखोगे इसमें भी आपका एग्जैक्टली जो डाउन साइड है उसमें भी इसी तरह के काम कर रहा है। आपको बियर पुट स्प्रेड है, बियर कॉल स्प्रेड है, उसके मुताबिक आपको जाना चाहिए। ठीक है, अभी इसी में अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा मतलब ये स्ट्रैटेजी तो आप अपना रहे हो, ठीक है, अभी मान लीजिए कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ठीक है इतनी सारी स्ट्रैटेजीज है, मैं इसके अलावा भी अगर किसी को करना चाहूँगा तो मैं कैसे करूँ, मतलब कि उसमें से कौन सा अच्छा रिटर्न दे सकता है, मुझे वो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रैक में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप टूल्स में जाइए, ऑप्शन आर्किटेक्ट को सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आर्किटेक्ट में देखिए, जैसे मैं अदानी एंटरप्राइज है इसको मैं लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी जैसे मैं नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी वाला लेना चाहता हूँ, ऑलराइट, क्योंकि आज का एक्सपायरी तो खत्म हो जाएगा, तो 27 मार्च का मैं लेता हूँ। अभी मान लीजिए कि मैं बुलिश हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पर दिया गया है। ओके, अभी मैं इसको होल्ड करना चाहता हूँ जितने भी दिन, तो उसके हिसाब से मुझे इसको पिकअप करना पड़ेगा, राइट। तो अभी देख सकते हो कि अगर इसको मैं सब 15-17 दिन होल्ड करता हूँ तो किस तरीके से ये मुझे रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा जो कॉल है उसको मैं OTM का कॉल थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर तो थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँ, इस तरीके से आप देखो एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, अभी इसी में P&L टेबल में जाओगे तो आपको दिखेगा कि 13,000 का मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, 16,000 का मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है। अब ये कुछ बैठ नहीं रहा है, करेक्ट, क्योंकि 1:2 का रेशियो सब कुछ आना चाहिए, तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर एडजस्टमेंट मैं इसमें कर सकता हूँ कि इसमें मैं थोड़ा सा जो लॉट साइज है उसको बढ़ा दूँ ताकि मुझे प्रॉफिट भी थोड़ा मुझे बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, इस तरीके का एडजस्टमेंट आपको दिखेगा। ऑलराइट, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी इसमें मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा को हम यहाँ पर कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा और नीचे इसको ला देते हैं, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरा लॉस कितना हो सकता है
और प्रॉफिट कितना हो सकता है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो। ठीक है, स्टिल आप देख रहे हो कि मुझे यहाँ पर फिलहाल मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा उसमें मुझे ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आप नीचे दो ये ग्राफ आप देख रहे हो, अभी ये फिलहाल ऊपर है, इसकी वजह से रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा है। तो ये मुझे जब मैच करेगा तब मैं वहाँ पर देखूंगा कि अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है 1:2 का रेशो, तभी मैं उसमें जा सकता हूँ। राइट, अभी इसमें 1:2 यहाँ पर 1:2 का मिल रहा है कि नहीं, कौन सा स्ट्राइक लेना है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टूल्स में जाके ऑप्टिमाइजर फाइन स्ट्रैटेजी को पिकअप करेंगे। अब ऑप्टिमाइजर फाइन स्ट्रैटेजी क्या करता है, ये आप जो भी स्टॉक ले रहे हैं उसका जो टारगेट रखना चाह रहे हैं जो एक पर्टिकुलर दिन में आ सकता है, उसके मुताबिक ये आपको कुछ 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज बना के देगा जो आपके लिए कामगार हो सकती है। तो मान लीजिए कि जैसे मैं अदानी एंटरप्राइज में बुलिश ट्रेड सोच रहा हूँ, 2127 करंट प्राइस है। अभी इसको मैं होल्ड करना चाहता हूँ, मान लीजिए 1 हफ्ता 10 दिन, 14 तारीख तक होल्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये 2127 है, मान लीजिए ये 2200 तक इसका टारगेट हो सकता है। अभी खैर ये 1% का मूव दिन भर में दे देता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 5% या उससे ज़्यादा का मूव दे सकता है, तो 2250 में रख लेता हूँ इसको। ठीक है, 2250 का मैं टारगेट रखता हूँ, और यहाँ पर मैं 2080 का मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ। ठीक है, 2080 का स्टॉप लॉस, टारगेट मैंने 14 मार्च का लिया। अगर मैं गेट स्ट्रैटेजी पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे जो इन बिल्ड जो स्ट्रैटेजीज होते हैं उसके मुताबिक यहाँ पर मुझे आ जाएगा कि कौन सा स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर सकता है। अगर यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स है थोड़ा सा आप इनको अगर चेंज करोगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। आई एम सॉरी, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का पिकअप करोगे तो वो आपको बताएगा कि क्या उसका पे ऑफ हो सकता है, कहाँ पर उसका कहाँ पर आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा वो भी यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, कहाँ पर लॉस होगा वो भी दिखेगा आपको। तो इसमें कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को आप देखिए। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को आप पिकअप करिए, उसका एक स्ट्रैटेजी बनाइए एंड उसके मुताबिक आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें मैंने अदानी का बताया। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर निफ्टी को चेक करना है तो निफ्टी को चेक कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए कि मैं इसको 7 तारीख तक टारगेट लेना चाहता हूँ, 22563 है, मान लीजिए ये 22800 तक जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा तो इसको मैं 22900 कर लेता हूँ। टॉप लॉस जो है 22400 हम कर लेते हैं, 22400। ठीक है, बुलिश वाली स्ट्रैटेजी है। ओके, तो इसके मुताबिक आप देख सकते हो कि यहाँ पर बुल पुट स्प्रेड, मॉडिफाइड कॉल, बटरफ्लाई, ये सारी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर बनकर आती है। और इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी आप पिकअप कर सकते हो जिनमें आपको रिस्क रॉड अच्छा लग रहा है, जिनमें आपको प्रॉफिट अच्छा लग रहा है। रिस्क रॉड आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा। इसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली बताएगा कि कौन सा पुट ऑप्शन आपको बाय करना है, कौन सा पुट ऑप्शन आपको सेल करना है, और कहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, कहाँ पर आपको कम प्रॉफिट हो सकता है। ये टूल आपको बताएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से टाइम के मुताबिक, प्राइस मूवमेंट के मुताबिक मुझे अपना स्ट्रैटेजी में बदलाव करना चाहिए, और कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सा ऑप्शन बाइंग और कौन सा ऑप्शन स्प्रेड मुझे बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्राइस मूवमेंट एंड अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आई होप आज आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला होगा, और बहुत सारे आपके जो सवालों के जवाब है वो मिल चुके होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर मैं कुछ और डेटा पॉइंट्स लाऊंगा, जहाँ पर मैं कुछ और कंसेप्ट आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो उसमें भी कुछ बातें होंगी, उसमें भी कुछ स्ट्रैटेजीज होगी। ठीक है, सो आज के लिए सेशन ये खत्म करते हैं। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।